अब पश्चिम बंगाल की सियासत में एक तस्वीर अब नया हथियार बन गई है। पीएम मोदी के साथ जुल्फिकार अली की फोटो पर ओवैसी ने सियासी तड़का लगा दिया है। आखिर जुल्फिकार पीएम के कानों में क्या कह रहा है, इसे ओवैसी ने चटकारे से 7 सियासी मुद्दों से अब जोड़ दिया है। ओवैसी भले ही बंगाल चुनाव में एंट्री मारने में थोड़ा लेट हो गए, लेकिन आते ही मुस्लिम वोट बैंक की उठापटक को तेज कर दिया उन्होंने। आइए आपको दिखाते हैं अपनी ये रिपोर्ट। फिर डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ेंगे। जुल्फिकार अली जो उस फोटो में प्रधानमंत्री के साथ है, वो भी हमारे साथ लाइव होंगे। हमारे साथ टीएमसी के नेता भी जुड़ेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री की इस फोटो को हैदराबाद वाले असदुद्दीन ओवैसी ने बंगाल चुनावों में ध्रुवीकरण के मैदान में कुछ ऐसा चिपकाया कि बंगाल में बवाल छिड़ गया। पहले सुनिए एआईएमआईएम अध्यक्ष ने इस तस्वीर का जो चटकारे भरकर एनालिसिस किया है। बोले क्या बोला होगा, तो उसने कान में कहा, मोदी जी मैं बांग्लादेशी नहीं हूं। किसी ने पूछा और क्या कहा होगा, तो उसने कहा, मोदी जी हम कागज नहीं दिखाएंगे एनआरसी एनपीआर के लिए। उस शख्स ने कहा हो सकता है कि मोदी जी मेरी तरह की टोपी कब पहनेंगे आप। अब आपको बताते हैं इस वायरल फोटो की इनसाइड स्टोरी। ये तस्वीर सोनारपुर की है, जहां एक मुस्लिम युवक रैली के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी के कान में कुछ कहते हुए दिख रहा है। ये शख्स है कोलकाता के रहने वाले जुल्फिकार अली। जुल्फिकार बीजेपी के कार्यकर्ता है। इस फोटो पर उनका क्या कहना है वो सुनिए। जुल्फिकार और पीएम मोदी की इस तस्वीर को लेकर सियासत में काफी चटकारे लिए जा रहे हैं। नेता इस तस्वीर पर अपने अपने मतलब निकाल रहे हैं। फोटो का असल मतलब बता रहे हैं खुद जुल्फिकार अली। वो कह रहे हैं कि मुस्लिमों को भड़काना बंद करें ओवैसी। मैंने चाहा कि सर आपके साथ एक फोटो खिंचाना चाहता हूँ, यही मेरा एक तमन्ना है। तो उन्होंने लास्ट वर्ड कहा, तुमसे जरूर दोबारा मुलाकात होगी। सच को गलत तरह से दिखा रहे हैं, मुसलमान को बदनाम कर रहे। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इस फोटो का जो विश्लेषण किया है, उस पर आज कोलकाता में अमित शाह ने ओवैसी पर पलटवार किया। कहा वो भी किसी हिंदू के साथ ऐसी फोटो खिंचवाएं। ओवैसी जी की बहुत सारी टिप्पणियों पर मैं तो टिप्पणी नहीं करता, मैं उनको इतना ही कहता हूँ वो भी किसी हिंदू के साथ तस्वीर खिंचा ले जरा। बंगाल में अभी 5 चरणों के चुनाव बाकी है। मुस्लिम वोट बैंक को लेकर प्रधानमंत्री ने ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला था। ममता बनर्जी को अपने भाषण में मुस्लिम मतदाताओं से धर्म के आधार पर एकजुट होने की अपील जो की थी, उस पर उन्हें चुनाव आयोग का नोटिस भी आया है। एकदम सबाई मिले आजाने ध्वनि देवें, देखबें सबाई एकजुट हो जाबे। दीदी मुझे पता नहीं है कि आपको चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है या नहीं, लेकिन आपकी ये बात साफ बताती है कि आप जिनके भरोसे चुनाव के मैदान में थी, वे भी अब आपसे चले गए हैं और आप पब्लिकली उनको कह रही हो, मुसलमानों एक हो जाओ, मुसलमानों एक हो जाओ, मुसलमानों एक हो जाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, ये दीदी बोल रही है। इधर मुस्लिमों को भड़काने के आरोपों के बीच असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी के साथ साथ ममता को भी घेरा है। ममता बनर्जी की सबसे बड़ी क्रास हिपोक्रेसी और अपॉर्चुनिज्म है, और इनका ये कम्युनल बिहेवियर है। ममता बनर्जी ने क्या कहा था कि मुसलमान गाय है, कभी लात भी मारती तो कभी दूध भी देती। आप हमको इंसान के तौर पे क्यों नहीं देखते बंगाल के मुसलमानों को? বাংলার রসগোল্লা ধোকলার মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। তুমি ধোকলা খাও, আমি রসগোল্লা খাবো। तो बंगाल के बवाल में रसगुल्ला और ढोकला के बाद अब हैदराबाद की बिरयानी का जायका आ गया है। फोटो पॉलिटिक्स के बहाने चौथे चरण के मतदान के पहले ध्रुवीकरण की कोशिशें चरम पर है। इंद्रजीत कुंडू और पौलमी साहा के साथ आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, वारिस पठान जी हमारे साथ प्रवक्ता एआईएमआईएम के जुड़ गए हैं। जुल्फिकार अली जी वो व्यक्ति जो तस्वीर में आपको दिख रहे हैं और बीजेपी कार्यकर्ता भी वो हैं, अब जानकारी ऐसी आई है। रिजू दत्ता हमारे साथ टीएमसी के प्रवक्ता इस वक्त जुड़ रहे हैं। सबसे पहले लेकिन मैं आज आपके पास आना चाहती हूं क्योंकि एआईएमआईएम का पक्ष आप ही रखेंगे। वारिस पठान जी, पहला सवाल आपसे यही कि तमाम लोगों का कहना है कि अब बंगाल में आप बंगाली मुस्लिमों को भड़काने के लिए ओवैसी जी ऐसी बात कर रहे हैं, वरना इतनी बातें उन्हें क्या विश्लेषण करने की जरूरत थी कि कान में क्या कह रहे होंगे। तो बीजेपी कार्यकर्ता है, देखिए।
नहीं, देखिए अंजना जी, जो बंगाल का चुनाव के पहले ही मोदी जी को पोलराइजेशन और अपीसमेंट की पॉलिटिक्स सूझी है। अभी आप खुद सोचिए कि एक आदमी इतना बड़ा एसपीजी का अगर मोदी जी के आजू बाजू घेरा हुआ है तो वहां जाता है, मोदी जी के कान में कुछ बोलता है, तो ओवीसी ने कहा कि भाई क्या बोला होगा, उसने कहा होगा कि मैं बांग्लादेशी नहीं हूं, मोदी जी आप टोपी क्यों नहीं पहनते, मोदी जी हम आपको सीए एनआरसी के पेपर नहीं दिखाएंगे। अब ये मैं आपको बताऊं अंजना जी, एक प्री प्लान पॉलिटिकल स्टंट खेला गया है मोदी जी की तरफ से और भाजपा की तरफ से, क्योंकि उनको अपनी जमीन खसकती हुई नजर आ रही है वहां पर बंगाल में। अगर मोदी जी को इतना ही दिल था तो आज तक मन की बात मुसलमानों की क्यों नहीं सुनी मोदी जी ने? कब सुनी मुसलमानों की बात? उनके ही नेता यूपी के अंदर लव जिहाद के नाम पे बेकसूर मुसलमानों को उठा के जेलों में डाल रहे हैं। यूपीए कानून के तहत बेकसूर मुसलमानों को जेलों में डाला जा रहा है। तब तो मोदी जी ने कभी कुछ नहीं कहा, कभी इस तरह से टोपी वाले के साथ बात नहीं की। तो ये सिर्फ एक चुनावी पोलराइज करने के लिए इन्होंने कोशिश की। अब दूसरी तरफ से टीएमसी भी है, ये दोनों भी सेम ही है, कोई दोनों में फर्क नहीं है। ममता दीदी को मुसलमानों से कोई मोहब्बत नहीं है, वो बोलती है कि सब एक हो जाओ कम्युनिटी और हमको वोट दो। क्यों आपको वोट दे दीदी? 10 बरस से आप सत्ता में रहे, लेकिन आज भी मुर्शिदाबाद मालदा में आप जाकर देखेंगे अंजना जी 80% लोग जो है 5,000 के नीचे कमा रहे हैं। ये फोटो जो ओवैसी जी ने लपक लिया, इसके बाद संबित जी में आ रही हूँ, ये फोटो जो लपक लिया, एक बार फुल स्क्रीन फोटो दिखाइए। इसमें वो किसको पोलराइज कर रहे हैं? वो एक मुस्लिम व्यक्ति से बात कर रहे हैं, तो किसको पोलराइज कर रहे हैं? मुस्लिमों को कर रहे हैं कि उनसे बात करके हिंदुओं को कर रहे हैं? अंजना जी अरे किसको पोलराइज कर रहे हैं ये तो बताइए ना। आपके हमारे हम सबके प्रधानमंत्री हैं। सवाल तो सुनिए और समझिए, किसको पोलराइज कर रहे हैं? आपके और मेरे प्रधानमंत्री हैं। अगर वो फोटो में अच्छे से बातचीत करते हुए दिख रहे हैं तो किसको पोलराइज कर रहे हैं? हाँ। कैसे बात कर सकते हैं आप मुझे बताइए? आपको एसपीजी का पूरा सब घेराव तो ओवैसी जी ने बता दिया कि कितनी बातें हैं। मैं आम नागरिक हूं, क्या मैं जा सकता हूं मोदी जी के साथ मिलने के लिए? और कान में जाके बोल रहे हैं उनको, वो क्या बोल रहे हैं कान में, तो इसका तो अनुमान लगा रही है जनता। हमने भी कहा कि शायद वो ये बोल रहे होंगे कि मोदी जी मैं बांग्लादेशी नहीं हूं, आप सारे बंगाल के मुसलमानों को बांग्लादेशी मत बोलिए, मोदी जी हम सीए एनआरसी के पेपर नहीं दिखाएंगे, आप हमसे मत मांगिए। वो बोल रहा होगा शायद मोदी जी हमारे साथ भी इंसाफ करिए, और बोल रहा होगा जुल्फिकार जी हमारे साथ बैठे हैं, क्यों नहीं पहनते? वो बता देंगे कि ओवैसी जी के एनालिसिस में कितना दम है। संबित पात्रा जी मुसलमानों को गले, ठीक है, आ रही हूँ संबित पात्रा जी, जुल्फिकार जी आ रही हूं आपके पास। एक बार संबित पात्रा जी से ले लें। आपकी पार्टी तो कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, फिर ऐसे प्रतीकात्मक तस्वीरों की जरूरत क्यों पड़ गई बंगाल चुनाव में? संबित जी। अंजना जी, चित भी मेरा पट भी मेरी, ये कमाल का विषय है। देखिए, पहली बात तो है, जुल्फिकार जी का मैं अभी इंटरव्यू पढ़ रहा था, यहाँ पर मेरे सामने रखा हुआ है। उन्हें बताया गया है कि जुल्फिकार साउथ कोलकाता के बीजेपी जिले के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रेसिडेंट हैं, और हेलीकॉप्टर जहां पर लैंड कर रहा था वहां वो रिसीव करने गए थे, वहां टोपी पहन के खड़े हुए थे। आप बताइए, अगर प्रधानमंत्री जी बात नहीं करते तो ओवैसी जी अभी क्या कहते? टोपी पहना हुआ था इसलिए बात नहीं किया। पोलराइज कर रहे हैं, कितने कम्युनल है देखो। बात कर लिया, बात क्यों कर लिया? टोपी पहना हुआ था इसलिए बात कर लिया। मतलब कुल मिलाकर के करो तो मरो, ना करो तो मरो। दूसरी बात है, देखिए कान में क्या कह रहे हैं वो तो यहां साक्षात्कार में छपा हुआ है, जुल्फिकार भाई यहां खुद मौजूद है, वो बता देंगे। मगर चिल्ला चिल्ला करके आज बंगाल और पूरा देश कह रहा है कि अब तुष्टिकरण का खेला शेष, तुष्टिकरण होबे ना, तुष्टिकरण चलबे ना। ये जो तुष्टिकरण चल रहा था ना वो चलेगा नहीं। 3 विषय जो ओवैसी जी ने कहा। ओवैसी जी ने कहा मेरी तरह मोदी जी टोपी कब पहनेंगे? अगर मैं पलटकर ओवैसी जी से पूछ दूं या हम पलट के पूछ दें, ओवैसी जी हमारी तरह आप टीका और तिलक कब लगाएंगे? हमारी तरह आप मंदिरों में पूजा कब करेंगे? तब हम भी टोपी पहनने के बारे में सोचेंगे। आप टीका लगाएंगे नहीं। आप यहां गणपति बप्पा, अगर गलती से गणपति बप्पा मोरिया बोल दे तो आपको दंडवत क्षमा मांगनी पड़ती है कि मेरे से गलती हो गई, मैंने गलती से गणपति बप्पा मोरिया बोल दिया है, मैं माफी मांगता हूं। और आप चाहते हैं कि हम सब आपकी टोपी पहन के घूमे, नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कागज नहीं दिखाएंगे सीएए एनआरसी का। पहले तो किसी ने हिंदुस्तान के मुसलमानों को कागज मांगा नहीं है। दूसरी बात है, ये ओवैसी जी से पूछिए, ये तो जाके बूथ पर कागज दिखाते हैं ना, अपना आई कार्ड दिखाकर वोट करते हैं या नहीं करते हैं? अगर कागज कहीं नहीं दिखाना है तो ओवैसी जी से कहिए, वो बैरिस्टर हैं, कागज नहीं दिखाएं और वोट ना करें, चुपचाप घर में बैठे और वही राजनीति करें। तीसरी बात, ओवैसी जी ने कहा, उन्होंने कान में कहा है कि हम ट्रिपल तलाक का कानून नहीं मानेंगे। कैसे नहीं मानेंगे साहब? आप देश के कानून को नहीं मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को नहीं मानेंगे, ये क्या सिखा रहे हैं?
अपने आप को बैरिस्टर कहने वाले, अपने आप को इतना बड़ा नेता कहने वाले ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित वर्डिक्ट को देश के मुसलमानों को मानना नहीं चाहिए। मैं गर्व के साथ कहता हूं, अगर एक ओवैसी है और एक ममता बनर्जी है सॉरी, जो ये कह रही हैं, फिराद हकीम कह रहे हैं कि यहां पर ये मिनी पाकिस्तान है, अगर ये कह रहे हैं कि देखो 30% मुसलमान एक हो जाए तो 4 पाकिस्तान बना देगा, तो एक जुल्फिकार भी है जो कह रहा है कि हम पाकिस्तान बनने देंगे नहीं। और मैं बीजेपी के प्रवक्ता के नाते भी कह रहा हूं कि हां, चाहे आप कोशिश कितनी भी कर लो, कागज दिखाओ नहीं दिखाओ वो तो अलग बात है, हम भी पाकिस्तान बनने देंगे नहीं। संबित जी रुकिए जरा, जब यहां पर बैठे ही हुए हैं जुल्फिकार अली जी, तो फिर हमें इंतजार करने की क्या जरूरत है? जुल्फिकार जी पहले तो सुनिए, जरा इनको भी सुनाइए। असदुद्दीन ओवैसी ने आपकी पीएम से बातचीत पर क्या कहा है, फिर आप ही बताइएगा आपने पीएम के कान में क्या बोला था। सुनाइए, सबको सुनाइए जरा। बोले क्या बोला होगा? तो उसने कान में कहा, मोदी जी मैं बांग्लादेशी नहीं हूं। किसी ने पूछा और क्या कहा होगा? तो उसने कहा, मोदी जी हम कागज नहीं दिखाएंगे एनआरसी एनपीआर के लिए। उस शख्स ने कहा हो सकता है कब पहनेंगे आप? अब आप बताइए क्या कहा था? पहले तो मैं भारतीय होने के नाते आपके चैनल को नमस्कार और भारत माता की जय। और वारिस पठान साहब तो शायद बोलेंगे नहीं भारत माता की जय, क्योंकि वो भारतीय दूसरे टाइप के मुसलमान हैं, अलग अलग टाइप का मुसलमान। तो आपको भी सलाम अलैकुम। तो अरे अभी आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, जो सवाल किया जवाब दो। है और अच्छा, आप तो काफी पढ़े लिखे हैं और आपके ओवैसी साहब तो बैरिस्टर है। बैरिस्टरों का तो मैंने पहले भी बताया कि बैरिस्टरों का मैं उतने बड़े लोगों का मुकाबला मैं नहीं कर पाऊंगा। सिर्फ 40 सेकंड का वो बात था। अगर वो 40 सेकंड में मुझे पीएम साहब को सिर्फ हल्का से एक पुश करना पड़ता, पीएम साहब अगर मुझे बोल देते, मुझे शक है इस व्यक्ति पर, आज ओवैसी जी, ममता बनर्जी जी और दूसरे पूरे हिंदुस्तान के सारे पार्टी मिलके मेरा सपोर्ट करते। क्यों सपोर्ट करते पता है? मैं मुसलमान हूं। एक मुसलमान अच्छा लड़का है, उसका फादर टीचर है, उसकी मम्मी टीचर है, आप जानते हैं, उसे इस तरह बेइज्जत किया गया, बीजेपी में इस तरह होता है। तो आज उन्होंने कंधे पे हाथ रख दिया, तो इतना तकलीफ आप लोगों को। और आप कह रहे हैं कि हम कागज नहीं दिखाएंगे। मैं पठान साहब को ही खास करके ये बात बोल रहा हूं। पठान साहब जानते भी होंगे, पर मेरी बात को खास करके वो झुटलाएंगे, क्योंकि जोर बोलने वाला सच नहीं होता है, या ज्यादा ऊंची आवाज में बोल दे तो कोई डर नहीं जाता। और आप जैसे लोगों से अगर हम डरने लगे, तो जो लोग मुझे इस मेरे इलाके में कहते हैं मिनी पाकिस्तान, तो मुझ जैसे लोग, मुझे उस वक्त भरोसा हो गया था कि जब तक मोदी जी जब मेरे कंधे पे हाथ रख दिया था, तो मुझे इस वक्त भरोसा हो गया था कि ये इस देश को, इस पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश में नहीं बदला जाएगा, क्योंकि जब तक नरेंद्र मोदी जी जैसा नेता जिंदा है। अच्छा बता दीजिए क्या बोला था आपने कान में? इतना आपको प्यार है। अच्छा बता दीजिए, ताकि ओवैसी जी भी अगर सुन रहे होंगे, वरना वारिस पठान जी पहुंचा देंगे उनसे। मैंने रोज इनकी बात होती है। क्या बोला था आपने पीएम को? हाँ, मैंने मुद्दे की बात तो बोलो। उन्होंने मुझसे उतरने से पहले मैंने उनको सलाम की तरह हेड्स ऑफ किया था। उन्होंने भी वहां से हेड्स ऑफ किया जब वो गाड़ी से उतरे, और 5 जन और थे, उन लोगों ने नमस्कार किया था, तो उन लोगों का जवाब बिल्कुल नमस्कार ही दिया था। उसके बाद पहले व्यक्ति से बात किए, दूसरा व्यक्ति मैं था। जब मुझसे बात करने आए तो उन्होंने एक ही वर्ड पूछा कि आपका नाम क्या है? मैंने कहा जुल्फिकार अली। उसके बाद वो करीब आए, क्योंकि जब जुल्फिकार अली मैंने कहा, उसके बाद वो मेरे करीब आए और सेकंड वर्ड उन्होंने पूछा क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो भविष्य में? मतलब तुम भी मुसलमान हो, अबुल कलाम जैसा बनना चाहते हो और तरक्की करना चाहते हो, देश का नाम रोशन होता, तुम जैसे मुसलमान मतलब काम करते हैं, देश हित में सेवा कर। तो मैंने उनसे साफ लफ्ज़ से कहा, और
आज तक के चैनल को भी कह रहा हूं, सारे मीडिया पर्सन को कहा, और अंजना जी ये स्पेसिफिकली आपको बोल रहा हूं कि मैंने उनको ये बात ही कहा कि ना मैं काउंसिलर बनना चाहता हूं, ना मैं एमएलए बनना चाहता हूं, ना मैं एमपी बनना चाहता हूं, मैं देश की सेवा करना चाहता हूं। उस वक्त वो काफी एक्साइट, बट मेरा एक लास्ट उनसे सवाल था कि सर मेरा मन का एक इच्छा है, अगर आप वो पूरा कर दे तो मेरे लिए बहुत कुछ मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा कि हाँ वो भी कहिए। तो मैंने कहा सर आपके साथ एक फोटो खिंचाना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा कि हाँ कैमरे की तरफ देखिए, कैमरे की तरफ देखिए। तो मैं उनके चेहरे से मेरा नजर ही नहीं हट रहा था, मतलब बिल्कुल उनको सिर्फ देख रहा था। तो वो वक्त मैं भूल ही नहीं पा। तो वो फोटो मैंने खींचना चाहता, उन्होंने खुद खींचकर छोड़ दिया। बिल्कुल मोदी जी के करीब जाने एसपीजी ने मना कर दिया था, जैसे वारिस जी बोल रहे थे कि कैसे पहुंच गया वैसे पहुंच गया। बिल्कुल मोदी जी के पांव छूने मना कर दिया। शायद मैं पांव छू के नमस्कार कर देता, हाँ। शायद मैं वहां पर ही बोल देता जय श्री राम। बताइए क्या जय श्री राम बोलना गुनाह है हमारे किताब में? हम बोल नहीं सकते हिंदुस्तानी होने के नाते? क्या आप धर्म से लड़ाना चाहते हैं? आप चाहते हैं आप कह दीजिए, चलिए हम पूरे आपका समर्थन करेंगे। बोलिए सारा मुसलमान कल से बाहर निकलेगा, सब टोपी पहन के निकलेगा। ये बात आप बोल दीजिए कि कल से सारा मुसलमान बाहर निकलेगा टोपी। आप बोलिए ना, तो आपको रोका किसने है? आप तो भाजपा के कार्यकर्ता हो, माशाल्लाह अच्छी बात है, आप बोलिए। आपको रोका किसने है? मैं तो नहीं बोला कि आप मत बोलिए, मैंने ये बोला कि मैंने कहा संविधान में कहा लिखा है कि मुझे देश प्रेम प्रूव करने के लिए बोलना है। मैंने तो ये बोला, मैं आपको रोका? आप बोलिए, अरे मोदी जी से कान में जाके बोलिए, बोलिए। मुझे कोई आपत्ति नहीं है साहब, आप बोलिए, दिल खोल के मैं बता रहा हूँ। तभी तो आपको एनआरसी और सीएए के टाइम में नेशनल फ्लैग याद आई थी। मैं इतिहास उठा के आपको दे देता हूँ, 1947 से अभी तक नेशनल फ्लैग बच गए थे भाजपा की तरफ से आपको सर्टिफिकेट देने वाले। अरे मेरे भाई वारिस जी आपसे नेशनल, फिर ओवैसी साहब ने भी तो बोल दिया ना कि टोपी पहने। अरे भाई मुझे लेकर की जरूरत है। जोर जबरदस्ती की अगर बात है तो ओवैसी जी ने भी बोल दिया ना कि टोपी पहनिए। क्यों बोला? जुमा का दिन था ना। अगर आप कहते हैं कि दूसरे को मत कहिए तो दूसरे पर देखिए आज जुमा का दिन था, आज जुमा का दिन था। मैंने टोपी पहना और टोपी को अपने पॉकेट में रख दिया। मैं मुसलमान हूँ, मुझे किसी के सर्टिफिकेट, आपकी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आप मुझे बनाइए मुसलमान। टोपी खाली जुम्मा को पहनना, ऐसा किसने बोला? क्या मुझे सिखलाएगा इस्लाम? चलिए रिजू दत्ता जी आपके पास आती हूँ। मैं आ रही हूँ। टोपी जुम्मा के दिन वारिस पठान जी हो, बाप रे बाप रे। वारिस जी अब शुरू हो गया आप ज्यादा मुसलमान हो कम मुसलमान, अब यही लड़ाई करेंगे आप। रिजू दत्ता जो जुल्फिकार जी कह रहे हैं उस पर जवाब लेते हैं। एक अरे सब लोग मत लड़िए, रिजू दत्ता जी को भी टोपी पहनने दीजिए प्लीज। रिजू दत्ता जी वो कह रहे हैं कि अगर दुत्कार दिया होता प्रधानमंत्री ने, जुल्फिकार जी कह रहे हैं अगर प्रधानमंत्री ने दुत्कार दिया होता, अलग कर दिया होता तो सारे नेता, ममता बनर्जी चाहे ओवैसी जी सब बड़ाई करने लगते, प्रशंसा करने लगते। देखिए अर्चना जी, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि मैं मेरे छोटे भाई जुल्फिकार के लिए बहुत खुश हूं। अगर उसका कुछ भला हुआ है प्रधानमंत्री के साथ ये फोटो खिंचवा के, तो उसके लिए मैं खुश हूं। पर मैं बाकी राजनीति को लेकर अगर बात किया जाए तो ये बहुत ही एक सस्ता टोटका था। ये भाजपा का एक चालबाजी था दिखाने के लिए कि वो धर्मनिरपेक्ष है, और क्योंकि इनको तो पूरा हिंदू वोट अभी बंगाल में मिल नहीं रहा है, तो एक ऐसा फोटो का बहुत आवश्यक था। पर ये पूर्व नियोजित फोटो ऑफ था, ये सबको समझ में आ रहा है। पर मैं अंजना जी आपको एक चीज जरूर बताऊंगा कि देखिए ये जो बीजेपी है और ये जो एआईएम है, ये दोनों ही पार्टी किसी एक धर्म का प्रतिनिधित्व करते रहते हैं। हम लोग तो काम के आधार पर लोगों के पास वोट मांग रहे हैं, तो ठीक है हम लोग तो ऐसे ही चल रहे हैं। बट मैं एक बहुत अहम बात कहना चाहता हूँ उनका जवाब मैं देता हूँ, उनका जवाब मैं देता हूँ। अरे मुझे खत्म उनका जवाब मैं देता हूँ। नहीं अरे तुम बीजेपी का कार्यकर्ता हो ना, रुक जाओ ना बाबा थोड़ा। आप सिर्फ इतना, अरे भाई बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, दलाल हूँ, जो आपको बोलना बोल दिया, मैं देश के लिए हूँ। आप बोल दीजिए, आप सुनोगे नहीं? आप मोदी जी ने सब कुछ क्या करना है ये बोल दीजिए। आप सिर्फ ये आऊंगी रुक जाइए। मैं कल से आपके साथ आ जाऊंगा।
मैं कल से आपके साथ आ जाऊंगा। सिर्फ ममता बनर्जी अगर बोल दे कि अगला चीफ मिनिस्टर मैं मुसलमान बनाऊंगी, चलिए मैं आपके साथ हूं। मैं इस चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं, कल से मैं आपके साथ हूं। ममता बनर्जी इतना ऐलान करते कि कल से अगला चीफ मिनिस्टर जो भी बनेगा वो मुसलमान बनेगा। हमको लॉलीपॉप दिखाओगे, लॉलीपॉप, हम लॉलीपॉप लेने के लिए बेवकूफ बनाते, जैसा है वैसा ही है देश के। राजनीति में अभी बहुत जल्दी आए हो, एक फोटो खिंचवा के ज्यादा उछलो मत। आपके आप जिस पार्टी के हिस्से हो ना, उसमें पूछो कि 300 MP है, कितने मुसलमानों को टिकट दिया है। तो थोड़ा अभी बच्चे हो, तुम्हारा भला हुआ है ना, बस वहीं तक रखो। मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा, उसके बाद आप संजीव जी के पास जाएंगे। मैं सिर्फ एक कहूंगा कि ये जो शेख मोदी जी ने पूर्व नियोजित फोटो ऑप था, ये रिजू जी का कहना है, ठीक है, पूर्व नियोजित प्री प्लान फोटो ऑप था। देखिए, पहली बात तो इन्होंने कहा ये एक टोटका था, पूर्व नियोजित फोटो ऑप था। मैं बताता हूं फोटो ऑप क्या होता है। देखिए अंजना जी, ऑन अ सीरियस नोट, 70 साल से देश में एक वर्ल्ड कंपटीशन, वर्ल्ड कप चल रहा है, सेक्युलरिज्म का वर्ल्ड कप, तुष्टीकरण का वर्ल्ड कप। और फोटो ऑप होता था जब ये ममता बनर्जी हिजाब डाल करके नमाज पढ़ती थी और चारों तरफ बंगाल में ये पोस्टर लगता था, ममता बनर्जी ऐसे ऐसे करके हिजाब डाली हुई है और नमाज पढ़ रही है, वो होता है फोटो ऑप। फोटो ऑप होता था ये तमाम हिंदुस्तान के नेता इफ्तार पार्टी कर करके, टोपी पहन करके जब ये बैठते थे और ऐलान करते थे कि हम सब इफ्तार पार्टी करेंगे। 70 साल से ये होता था फोटो ऑप। मैं तो अभी क्या, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अरे हमारे रिजू दत्ता भाई, आज शुक्रवार है, रिजू भाई आप भी अपने पॉकेट से टोपी निकालो। टोपी पॉकेट में रखने की चीज नहीं, आप भी पहनिए। मैं जानता हूं आपके पास टोपी जरूर होगा, क्योंकि आपको तो बताया गया है हर टीएमसी के कार्यकर्ता को टोपी रख के चलना है। और टोपी नहीं, आप बिल्कुल टोपी पहनिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप टोपी पहनिए, क्योंकि ओवैसी जी ने भी कहा है कि टोपी कब पहनोगे, और आप तो बिल्कुल तुष्टीकरण के गुरु हैं, आप टोपी पहनिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मगर मुझे ये बताइए, आप जो कह रहे हैं कि मोदी जी टोपी कब पहनेंगे, मैं पूछ रहा हूं वारिस पठान तिलक कब लगाएंगे? वारिस जी, मैं आपसे मैं जवाब दे दूं, आप मेरे भाई हैं, आप बताइए। नहीं, एक सेकंड, रिजू भाई, मैं जरा वारिस जी से बात करूं। बहुत दिनों बाद हम दोनों रूबरू हो रहे हैं। वारिस भाई, आप इजाजत दे तो मैं आपको तिलक लगा सकता हूँ। थाली है मेरे पास, तिलक वाली थाली है। पिछली बार इजाजत हो तो मंत्र पढ़ के तिलक लगा सकता हूँ। बोलने के बाद कितने दिन वो प्रवक्ता नहीं मिले हमें। संबित भाई, अगर हम लोग तिलक कितनी और मुश्किल टोपी की राजनीति से हटेंगे तो विकास का काम करेंगे ना। मेरा बोलने का मतलब यही है। कितना हम लोगों ने बोला, तब जाकर वारिस पठान को वापस टीवी पे आने दिया गया। गैस पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ गया, काम तमाम करना चाहते हैं। ठीक है। अरे नहीं, काम तमाम नहीं होना चाहिए, सही बात है। ठीक है। अरे अंजना जी, नहीं, वो तो काम तमाम करने की कोशिश तो खुद ओवैसी जी कर रहे हैं। टोपी वाली बात तो ओवैसी जी ने किया है। टीके पे रहेंगे तो हमारा देश आगे कब बढ़ेगा? इसी राजनीति में रह गए संबित भाई मोदी जी, इसीलिए पेट्रोल गैस डीजल का भाव कम नहीं हुआ। ओवैसी जी को बताया क्यों नहीं? ये ओवैसी जी ने बताया है। विकास, सबका विश्वास, मगर कहाँ हो रहा है विश्वास? अरे कब विश्वास आएगा जब तुम हमारे साथ इंसाफ करोगे? यहीं से चर्चा आगे लिए चलेंगे। कुछ बोलना चाह रहे थे जुल्फिकार भी। जुल्फिकार जी, मैं आपके पास लौटूंगा। तो वैसी ने टिप्पणी की प्रधानमंत्री की तस्वीर पर। गृह मंत्री अमित शाह ने उस पर कहा है कि वो भी किसी हिंदू के साथ फोटो खिंचवा लें। बहरहाल अमित शाह से बात की हमारे सहयोगी हिमांशु ने बंगाल के जगदाल में, जहां वो पूरी ताकत चुनावी सभाओं के जरिए झोंक रहे हैं। सुनिए, फिर चर्चा आगे लिए चलेंगे। अमित शाह जी, आपने नारा दिया था परिवर्तन होगा बंगाल में, और ये भीड़ और आपका ये दावा कि पिछले 3 चरणों में आप 65 से 68 सीटें जीतने जा रहे हैं 90 में से। जी, यहाँ पर निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। मोदी जी के नेतृत्व में 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। ये आगे और पीछे दोनों ओर जो हुजूम है वो बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरे बंगाल की जनता जुड़ी हुई है। लेकिन ममता बनर्जी कह रही है कि अमित शाह जो हैं वो सीआरपीएफ और केंद्रीय फोर्सेस के बल पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। क्या आप मानते हो कि 50,000 लाख लोग सीआरपीएफ ला सकती है? वो तो कह ही रहे हैं, मगर आप काहे को मान रहे हो? आपकी भी समझ पर काफी सवाल इससे उठ रहे हैं। अमित शाह जी, अब चौथा चरण है और इस चौथे चरण के अंदर अभी तक कांग्रेस का कोई बड़ा नेता यहाँ पर कैंपेन करने नहीं आया। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस और टीएमसी का कोई गठबंधन है पीछे से? गठबंधन तो नहीं है, मगर कांग्रेस कंफ्यूज पार्टी है। यहाँ लेफ्ट पार्टियों के साथ लड़ रही है, केरल में लेफ्ट पार्टियों के खिलाफ लड़ रही थी। ना इनकी नीति ठीक है, नेता कंफ्यूज है।
मैं लगता हूँ मुझे लगता है इसी का परिणाम है। एक सवाल यह है, चौथे चरण में 44 विधानसभा सीटों के चुनाव होने हैं, इनमें से कितनी सीटों पर आपको लगता है कि आपकी विजयश्री होगी? मैं मतदान के बाद ही बता सकता हूं, मगर हम अच्छी खासी मार्जिन से लीड लेंगे। सर, एक सवाल यह है कि अंतिम सवाल आपसे कि सीए को लेकर यह कहा जा रहा है कि आप बंगाल में चुनाव था इसलिए आपने सीए का मुद्दा अभी तक नहीं उठाया था, आसाम में चुनाव के कारण आपने ये जरूर कहा था कि कैबिनेट के अंदर पहला फैसला होगा। आसाम में भी हमने सीए का मुद्दा उठाया, मैंने खुद उठाया है, मगर आसाम सरकार ने कभी सीए का विरोध नहीं करा। यहाँ बंगाल सरकार ने विरोध किया था, इसलिए सीए का मुद्दा उठाना लाजमी है। तो आपने गृह मंत्री की प्रतिक्रिया सीए छेड़ने पर भी देखी, और ये कहा गया है बीजेपी के मैनिफेस्टो में कि वो पहला कैबिनेट का फैसला होगा सीए लागू करने का। जल्दी से आपके पास आते हुए जुल्फिकार, क्योंकि सीए के मुद्दे पर भी असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आपने उनके कान में कहा होगा कि सीए नहीं मानेंगे, कागज नहीं दिखाएंगे। देखिए, मैंने आपको अंजना जी पहले भी कहा कि हम लोग ऐसे हैं ना कि हम लोगों को बहुत आसानी से, मतलब क्या आपको मैं इस नेशनल चैनल पे बोलूं कि हम लोगों को गोश्त खिला के गर्म कर दिया जाता है। जरा सा में हम लोग गर्म हो जाते हैं, बस हमारा मुंह में वही देकर बंद कर दिया जाता है, हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं। ये वजह है। सिर्फ मैं ओवैसी जी को इतना ही बता रहा हूं कि मैं उनके साथ वो हर वक्त चला जाऊंगा, हर वक्त समर्थन कर लूंगा। वो फ्लाइट में, ट्रेन में सफर जब करे, मेहरबानी करके टिकट मत कटाइए, और या टिकट कटा लीजिए तो अपना आईडी मत दिखाना। देखिए, मुझे दिखाने या करने में कोई आपत्ति नहीं है। मेरा नाम जुल्फिकार अली है, क्योंकि बाद में आपके चैनल को बोलेगा अरे आपने उसको भी जो बिठाया था वो लड़का सही नहीं था, वो कोई और था। वो इसके लिए मुझे प्रमाण पत्र, मुझे इतना ज्यादा मतलब अपने ही लोगों ने परेशान कर दिया, बोल दिया। हिंदू तो गले लगा रहे हैं, हिंदू तो गले लगा रहे, मुसलमान पे उंगली उठा रहा। मैं उनके ऊपर, वो बैरिस्टर साहब है, वो अपने जूनियर को लाके रख देंगे तो मैं उनसे नहीं सकूंगा। और काफी अल्लाह उनको तरक्की दे, वो हर जगह कामयाब हो, पर हम लोगों को भड़काने के लिए मैं ओवैसी जी को इतना बोल रहा हूं, सिर्फ वो इतना अपने मंच से एक बार बोल दे कि जो लोग शराब पीते हैं मुझे उनका वोट का जरूरत नहीं, जो लोग हराम खाते हैं उनका मुझे वोट का जरूरत नहीं, जो लोग मुसलमान हैं 2 नंबरी काम करते मुझे वोट देने की जरूरत नहीं। उन लोगों का वोट लेंगे, उन लोगों से भड़काएंगे, उन लोगों का माहौल क्रिएट करेंगे। ये सब बात मंच में आके इस्लामिक बात नहीं करते, किसने टोपी पहना, किसने टोपी पहनाया, किसको टोपी पहनना, किसने क्या किया। मुझे इस उनके विषय में उतना ज्यादा बोलना ही नहीं है। मैं अपना एक बात जानता हूं, बरसों से हम लोग यहाँ पर रहते हैं, हिंदू मुसलमान, हम मुसलमान होकर हम होली खेलने चले जाते हैं, टीका लगा लेते हैं। हम देवा शरीफ के चाहने वाले वारिस पिया के वहां पर तो होली खेला होता है, क्या वहां मना कोई करते हैं? सरकार वारिस पाक के वहां बहुत ऐसी चीजें हैं जो हम, देखिए, हम अगर उनके पास अभी बोलने लगे तो आम जबान में हम आपको बोल रहे, लोहा लोहा ही को काटता है। एक मुसलमान के खूबी और खामी सभी जानता है, पर हम परत दर परत खोलना नहीं चाहते हैं। ठीक है वारिस जी, जवाब क्योंकि उनको मारेंगे तो मुझे भी तकलीफ होगा। देखिए, अभी इन्होंने कहा था अंजना जी कुछ देर पहले कि हाँ हो गया जुल्फिकार जी, हो गया। आपने कहा टोपी सिर्फ जुम्मा के दिन पहनते, तो मेरे भाई सबसे पहले आप जरा किसी मौलाना को पूछिए और जरा इंक्वायरी कर ली कि टोपी का असल क्या है। टोपी सुन्नत है, फर्ज है, कब पहनना चाहिए, क्यों पहनना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए, आपको सब चीज की जानकारी मिल जाएगी। बात नंबर 2, अंजना जी अभी उन्होंने कहा कि ओवैसी ये बोल दे, वो बोल दे। अब चुनावी मुद्दे अब इनको पूछ के तो नहीं करेंगे ना। आप भी अमित शाह चलो बोल दे, मोदी जी बोल दे कि भाई जो भी शराब पीता है, जुआ खेलता है, 2 नंबर वाला, हमको वोट नहीं दे। मैं समझता हूँ 2% भी वोट नहीं मिलेंगे, शायद मेरा अनुमान ये होगा। बात नंबर 3 ये कि अमित शाह जी ने कहा कि ओवैसी जी कितने हिंदुओं के साथ फोटो निकालते हैं, तो बताइए। मैं कहूंगा प्लीज आप एक बार मेरे साथ तेलंगाना चलिए, कहीं भी मेरे साथ चलिए, जब मेरे साथ असद ओवैसी साहब रहे, आपको जानकर यकीन ही मान लीजिए अंजना जी,
काफी हमारे हिंदू भाई बहन तमाम लोग आकर उनके साथ फोटो निकालते हैं, सेल्फी निकालते हैं। अगर मैं कुछ बड़े लीडरों का नाम बोल दूं तो आपके सामने रखिए। अब राजभर जी तो मुसलमान नहीं है यूपी के, वो निकालते हैं असद साहब के साथ में फोटो। अब बीटीपी पार्टी के छोटू भाई वसावा जो है गुजरात में, जिनके साथ हमारा अलायंस है, उनके साथ फोटो निकाला है। आप हमारे साथ जो तमिलनाडु के अंदर टीटी दिनाकरन साहब है, उनके साथ वो भी फोटो निकाला है। तो सब लोग फोटो निकालते, तो अमित शाह जी ने किस बुनियाद के ऊपर ये कह दिया, मैं तो अचंभित में अब तक सोच रहा हूँ। कभी जरा इंक्वायरी भी कर लीजिए संबित पात्रा जी, शाह साहब को कहिए कि कभी इंक्वायरी कर लीजिए कि अमित शाह के असद हो। अरे हम तो 40 में से 9 उम्मीदवार बनाते हैं, जिसमें से 7 जीत कर आते हैं। और मैं पूछता हूँ संबित पात्रा जी, भाजपा कितने मुसलमानों को टिकट देती है? 4 तो आपके एमपी लड़ रहे हैं एमएलए का चुनाव, बताइए कितने मुसलमानों को आप टिकट देते हो? फिर आप बोलते हो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अरे प्लीज हिपोक्रेसी बंद करो। शांति से बोल लूंगा, ये पहले शांत हो जाए फिर। देखिए अंजना जी, इस पूरे चुनाव में आप देखेंगे 30% की गूंज हर जगह सुनाई दे रही है। 30%। इनके मन में 30 है, तभी ये कर रहे 30 है। याद रखिए, एक टीएमसी का नेता कहता है हम 30% इकट्ठे हो जाएंगे तो 4 पाकिस्तान बना देंगे। ओवैसी जी 30% कह रहे हैं। ममता जी तो कह रही हैं कि एक भी इस 30% से अलग मत होना, सब इकट्ठे होकर वोट कर देना। अंजना जी, अगर मैं कह रहा हूं आज कि हम तो खैर इस डिवीजन में विश्वास नहीं रखते हैं, अगर ये 30% इकट्ठा हो जाएगा तो 70% इकट्ठा नहीं हो सकता है क्या? अगर हम आज कह दें कि 70% इकट्ठा हो जाएगा, तुम लोग अलग अलग मत होना, 70% इकट्ठे होकर एक जगह वोट करना, तो क्या होगा? हाहाकार मच जाएगा। यूनाइटेड नेशन चले जाएंगे ये ओवैसी जी और राहुल गांधी दोनों मिलकर। राहुल गांधी ओवैसी जी के कंधे पर बैठ जाएंगे और दोनों मिलकर चले जाएंगे यूनाइटेड नेशन में। देखो, इस देश में डेमोक्रेसी नहीं है। वाह, आप करें तो बिल्कुल सही 30%, हम करें तो सब खराब हो जाए। कमाल की बात है। एक फोटो, ये हंगामा क्यों बरपा है अंजना जी? क्या चोरी कर ली है हमने? एक मुसलमान भाई से बात कर लिया, कान में बात हो गई, क्या बात हुई वो भी पता चल गया। हम कागज नहीं दिखाएंगे। अरे मत दिखाइए भैया कागज। ये सारे लोग जो कहते हैं कागज नहीं दिखाएंगे, ये बैरिस्टर हैं, ये जब लंदन पढ़ने गए थे वहां लाइन में लगे रहते हैं। अमेरिका में जरा देखना, ये कैसे खड़े लाइन में खड़े होकर सारे कागज दिखाएंगे। नहीं दिखाना जरा, वहां जाके बोलना हम कागज नहीं दिखाएंगे, फिर क्या होता है देखना जरा क्या होता है। दूसरी बात, हम यहां पर ट्रिपल तलाक का कानून नहीं मानेंगे। मैं रिज्जू दत्ता जी से पूछना चाहता हूं, रिज्जू दत्ता जी, क्यों टीएमसी भी ट्रिपल तलाक का कानून मानेगी या नहीं मानेगी? या आप लोगों को लगता है कि मुस्लिम महिलाएं दे आर ऑब्जेक्ट्स, आप उनको ऑब्जेक्ट समझते हो या आप उनके हक की लड़ाई भी लड़ना चाहते हो? तीसरी चीज, टोपी मोदी जी कब पहनेंगे? मैंने बार बार कहा, आप लोग टीका कब लगाएंगे? अरे जय श्री राम बोलने में आपकी घिघी बंद हो जाती है और टोपी पहनो, टोपी पहनो, टोपी पहनो। यही तो ये लोग चाहते हैं कि पूरा हिंदुस्तान टोपी पहने और जय श्री राम का नामो निशान मिट जाए। ये यही चाहते हैं कि पूरा हिंदुस्तान टोपी पहन ले और जय श्री राम का नामो निशान मिट जाए। आज परेशान है क्योंकि बंगाल में लोग जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। ये कैसी बात हो गई सर? हिंदुस्तान से क्या कहा आपने? सारे इंडियंस टोपी पहन लें? संबित जी, नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं। इन्होंने कहा ना कि सब लोग टोपी पहने, आपने सुना नहीं मुझे ध्यान से? इन्होंने कहा कि सब लोग टोपी पहने। ये यही चाहते हैं कि सब लोग टोपी पहने और जय श्री राम का नाम निस्तनाबूत हो जाए। तभी तो जय श्री राम इज अ कम्युनल वर्ड। जय श्री राम कम्युनल है। भारतीय जनता पार्टी जय श्री राम के नारे लगाती है, मगर जब टोपी पहने की बात आप करो तो वो बिल्कुल कम्युनल नहीं है, वो सेक्युलर है। मतलब कमाल की बात है, सारा हिंदुस्तान टोपी पहन ले मगर राम जी का नाम कोई ले तो वो कम्युनल हो जाए। कमाल की बात है। और रिजू जी, आपने टोपी नहीं पहना है, ममता दीदी नाराज हो जाएंगी। जल्दी पहन लीजिए, जल्दी पहन लीजिए टोपी। ठीक है, रिजू जी जवाब दे रहे हैं। वो आप 30 सेकंड दे दीजिए। ठीक है अंजना जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये जो फोटो लिया गया है ना, ये शेख मोदी जी, सॉरी नरेंद्र मोदी जी का एक प्रयास था भाजपा और खुद को दिखाने का कि वो धर्मनिरपेक्ष है। बट ये तो सबको पता चल गया कि इस फोटो के पीछे असली कारण क्या है। पर मैं, और टोपी पहनने का बात जो संबित जी कर रहे थे, मैं उनको इतना कह रहा हूं, 7 साल से तो ये देश की जनता ही टोपी पहन रही है। जब से आपके जुमला बाबा ने कहा 15 लाख देंगे तब से, तो ये नया बात नहीं। हम लोग तो एक टोपी पहन के घूम रहे हैं 7 साल से इस देश में, जब से आपकी सरकारें आई है। और दूसरी बात, मैं आज एक बड़ा बात कहना चाहता हूं अंजना जी, ये जो शब्द है ना धर्म, ये धर्म बहुत बड़ा मुद्दा बन गया इस देश में, हर राजनीति में। और हमारे लिए धर्म एक आस्था का विषय है। हमारा एक स्लोगन है, धर्म जार जार उत्सव सवार, मतलब धर्म हमारा निजी बात है, बट जो फेस्टिविटीज है, जो उत्सव है, वो हम सब मिल बांट के करते हैं। ठीक है, ममता जी को आपने नहीं बताया क्या, जो मंच पर कलमा और चंडी पाठ कर रही हैं? तो एक साथ करते हैं ना, यही तो दिक्कत है सबको, एक साथ करते हैं। और वो ये
बताती है कि ईश्वर अल्लाह एक है। ठीक है, जल्दी से वारिस जी भी बोलना चाह रहे हैं। संबित जी एक बार जल्दी से रिएक्शन। वो कह रहे हैं आप धर्मनिरपेक्ष बनने के लिए ये फोटो आपने इस तरह से खिंचवाई। आप मेरे को काट दे। ठीक है, आप बोलिए रिजू जी को पूरा कर लेने दीजिए। 10 सेकंड। ठीक है दादा, ठीक है। धर्म हमारे लिए करिए पूरा, वैसे भी सेकंड में के बाद तो खत्म ही हो जाएगा। बोलिए। एक व्यापार बना दिया है और मैं सिर्फ इतना कहूंगा, अगर 2 मई के बाद 2 मई को अगर धर्म यहाँ देश में जीत जाता है तो इंसानियत खत्म हो जाएगी, और अगर इंसानियत जीतती है तो हर धर्म का समृद्धि होगा। ठीक है संबित जी, जल्दी को जनता का धर्मनिरपेक्ष दिखने की कोशिश है क्या इस फोटो के साथ? देखिए ये खेला शेष सिंड्रोम है और कुछ नहीं है। खेला शेष सिंड्रोम मतलब अभी गोत्र भी बता रही थी ममता जी, पहले तो नमाज पढ़ रही थी, फोटो ऑफ चल रहा था, उसके बाद अचानक चंडी पाठ शुरू हो गया। फिर ये शुरू हो गया कि देखो मैं तो कोई साधारण हिंदू नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ और मैं शांडिल्य गोत्र की हूँ। तो ये सब निजी व्यापार था, जैसे ये बता रहे हैं तो घर में बताती ना, फिर क्यों बता रही थी? सर अपनी पार्टी का बताइए ना, धर्मनिरपेक्ष दिखने की कोशिश है क्या? नहीं हम देखिए अंजना जी, मैं बिल्कुल अच्छे शब्दों में कह देता हूं और पूरा हिंदुस्तान आज इस चैनल में जान ले, हम कभी भी हम एपोलॉजेटिक नहीं हैं, हम एपोलॉजेटिक नहीं हैं जय श्री राम कहने में। हम गर्व के साथ जय श्री राम कहते हैं और हम गर्व के साथ कहते हैं हम हिंदू, और बिल्कुल सबका साथ सबका विकास ये हमारा नारा है। हम किसी के लिए भी तुष्टीकरण नहीं करते हैं और जस्टिस फॉर ऑल में विश्वास रखते हैं और गर्व से मैं कहता हूं मैं हिंदू हूं। इसमें किसी प्रकार से शर्माने की आवश्यकता नहीं है। पीएम की फोटो और उस फोटो पर बहस धर्म के आधार पर। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, देखते रहिए आज। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।